वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के एफएम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी सेकंड क्लास है। लिवरेज चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास। एक बारी पहले 5 मिनट में जल्दी से रिव्यू कराता हूँ कि हमने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा था, फिर उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सेकेंड क्लास तब देख रहे हैं जब आप फर्स्ट क्लास पढ़ चुके हैं। बिना फर्स्ट क्लास देखे सेकेंड क्लास गलती से भी मत पढ़ना। आइए, हमने सबसे पहले पढ़ा था लिवरेजेस वर्ड के बारे में। मैंने आपको बताया था लिवरेजेस जो वर्ड है ये रिस्क और रिटर्न को नापने की कोशिश करता है। बेसिकली जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न होता है। तो ये नापता है कि भाई हम कितना रिस्क लेकर कितना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये हमारे रिस्क को मेजर करता है बेसिकली। हमने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले सेल्स होती है। ऑब्वियसली बात है, जब सामान बेचेंगे पैसा आएगा, पैसे में से सबसे पहले खर्चा कौन सा माइनस होता है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद कौन सा खर्चा माइनस होता है? पहले कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है इसे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कहने का मतलब होता है बिजनेस करने की मुख्य फिक्स्ड कॉस्ट, यानी इस फिक्स्ड कॉस्ट के बिना तो बिजनेस ही नहीं हो सकता। जैसे मैनेजर की सैलरी, जैसे वर्कर्स की फिक्स्ड सैलरी, जैसे जगह का किराया यानी रेंट। ऐसे खर्चे जो बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना बिजनेस नहीं चलता। फिर आती है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स को बहुत बारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लिख भी लो साथ साथ। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल लिख लो मैनेजर की सैलरी, मैनेजर जी की सैलरी। और क्या लिख सकते हो? रेंट। ठीक है। और ईबीआईटी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ईबीआईटी को कई बारी क्या पुकारते हैं प्यार से बच्चे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पुकारते हैं। ये भी लिख लीजिए। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है। इंटरेस्ट किस बात की खर्चा है? मुझे आप सच सच बताना, क्या इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का खर्चा है? भले ही आप उसे अपने पीएनएल में डेबिट करते हो, बट सच बताओ क्या वो बिजनेस का खर्चा है? नहीं। वो हमारी गरीबी और हमारी असमर्थताओं का खर्चा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने पूरे बिजनेस में अपना पूरा पैसा लगा सके। अगर हमारे पास पूरा पैसा होता तो वो एक तरीके से हम अपना पूरा पैसा लगाते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये, देखो, अब दोनों ना अलग अलग साइड्स हैं देखने की। अगर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप बोलोगे ये बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि बिजनेस की वजह से इंटरेस्ट दे रहा हूँ, बिजनेस की वजह से लोन लिया था, बिजनेस की वजह से इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो बिजनेस के तरीके से गिनेगा। हम ये कहते हैं कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये फाइनेंशियल खर्चा है, क्योंकि आपके पास अपनी फंडिंग नहीं थी। या फिर आप ध्यान से सुनो, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप, या तो आपके पास अपनी फंडिंग नहीं थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास अपनी फंडिंग थी, लेकिन आप डेट के लोअर रेट पैसे को यूज करना चाहते थे। क्या कहा मैंने आपको? डेट के लोअर रेट वाले फंड्स को यूज करना चाहते थे। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो या तो आप अपने डेट के लोअर रेट वाले फंड्स को यूज कर लेना चाहते थे, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए आपने इंटरेस्ट को पे करा है, मतलब आपने डेट पे पैसा लिया और अपने इंटरेस्ट पे करा। ये बात भी समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? जल्दी बोल दीजिए हाँ या ना। तो जो हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं, इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारे पास ईबीटी आ जाती है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाती है। अब अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब है टैक्स देने से पहले मेरे पास कितना पैसा था। अब टैक्स देने के पहले कितना पैसा था उसमें से टैक्स दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा या अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगी, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड जब जाता है तो कलेजे पे बहुत तेज खंजर लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बताओ क्यों? प्रेफरेंस डिविडेंड के 70 रुपये देते हुए भी 100 रुपये का दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? जल्दी बताओ। क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स देने के बाद पे हो रहा है। जब प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद पे हो रहा है, इसलिए वो हमें ज़्यादा हर्ट करता है। यानी उसको अगर हम 70 रुपीज़ पे करते हैं तो वो 70 रुपीज़ एक्चुअली में हमें 100 रुपये फील होते हैं। हम दे होते हैं 70 रुपये, लेकिन हमें फील कितने हो रहे होते हैं? 100 रुपये। बोलो मेरी बातचीत आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एग्जैक्टली समझ आ गई। परफेक्ट। अब इसके बाद आ जाती है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है EAES। EAES मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली। वैसे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम इक्विटी को डिविडेंड देते हैं। इक्विटी को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो रिटेन्ड अर्निंग होती है। वो भी समझाऊंगा मैं आगे चल के धीरे धीरे करके। यहां तक की बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई? चलिए, फिर हमने बात करी थी कि कंपनी जब पैसा बांटती है अपना ईबीआईटी, तो सबसे पहले डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देती है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देती है। अंत में जो बचता है वो इक्विटी को EAES के रूप में ड्यू हो जाता है। ठीक है जी। फिर हमने ये प्रूव किया था कि जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि दो भाई सेम बिजनेस कर रहे थे, टायर बेचने का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन एक भाई इंटरेस्ट पे कर रहा था, एक भाई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा था। इससे हमें ये समझ आया था कि इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो बिजनेसमैन की चॉइस का खर्चा है, फाइनेंसिंग का खर्चा है, कि बिजनेस को फंडिंग करने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए आपने किसी से पैसा लिया है। मेरी बात क्लियर है ना सबको? करेक्ट। देखिए ये स्पीड रहेगी क्योंकि रिविजनरी टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम नया नहीं पढ़ रहे हैं।
बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वाले कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर मुझे कोई कंसेप्ट पता हो जो कि कोई भी अमाउंट पता हो जो बिफोर टैक्स हो तो मैं उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो अमाउंट आफ्टर टैक्स बन जाता है। सबको याद है, कोई भी बिफोर टैक्स वाला अमाउंट है उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट बन जाता है, और कोई भी आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट है उसे डिवाइड बाय 1 माइनस टी कर दो तो वो बिफोर टैक्स वाला अमाउंट बन जाता है। इज दिस ऑल एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी? कूल। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर। बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा क्यों दुखता है दिल को? इसलिए ज़्यादा दुखता है क्योंकि जब प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है तो उससे पहले उस पैसे पे टैक्स जा चुका होता है। टैक्स देने के बाद वाली डियर मनी में से जाता है वो। मैंने आपको बताया था ना कि अगर दूध गिर जाए 1 किलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पनीर 1 किलो गिर जाए तो ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो डियर होता है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कुछ नुकसान ऑलरेडी कर लिया होता है। तो इसी तरीके से क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम 70,000 पे करते हैं तो वो 30% टैक्स के बाद गया है 70,000, इसलिए वो फील हमें 1 लाख होता है। इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड बाय 1 माइनस टी करते हैं, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कि वो हमें कितना महसूस होगा। इसके बाद आ गए थे मेन लिवरेज के फॉर्मूलाज। लिवरेज 3 तरीके की होती है। लिवरेज मतलब रिस्क का मेजर है। रिस्क को 3 तरीके से मेजर किया जाता है, ऑपरेटिंग के नेचर से, फाइनेंसिंग के नेचर से और कंबाइंड नेचर से। कंबाइंड मतलब टोटल यानी ओवरऑल। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 लोग हैं, एक है ऑपरेटिंग मैनेजर जो बिजनेस संभाल रहा है, एक है फाइनेंसिंग मैनेजर जो फाइनेंस संभाल रहा है, और एक है मालिक जो दोनों को संभाल रहा है। तो जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है वो कहता है कि मुझे वो रिस्क नापना है जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आया है। वो कौन सा रिस्क नापना चाहता है? जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आया है। फाइनेंसिंग मैनेजर वो रिस्क नापना चाहता है जो फाइनेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से आया है। वहीं पर जो मालिक है वो दोनों के रिस्क नापना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, उसे तो ऑपरेटिंग रिस्क भी फेस करना है एंड फाइनेंसिंग रिस्क भी फेस करना है। भाई अगर आप मालिक हो तो आपको तो दोनों ही रिस्क फेस करने हैं ना। अगर आप बिजनेस के मालिक हो तो आप तो ओवरऑल बात करोगे। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। बोलो मेरे साथ, दोबारा बोलो जरा। मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्योंकि फिक्स कॉस्ट देने से पहले क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, वो न्यूमरेटर में आ गया। फिक्स कॉस्ट देने के बाद क्या आता है? ईबीआईटी, वो डिनोमिनेटर में आ गया। और इसका आंसर यूजुअली टाइम्स में प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिवरेज की, तो फाइनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। बोलिए मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइड बाय फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा ईबीआईटी अपॉन, देखो ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड खर्चे हैं, ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड खर्चे हैं, तो हमने ईबीआईटी में से सिर्फ इन दोनों को माइनस किया है। सर पूरा क्यों नहीं माइनस कर रहे यार? ईआईएस क्यों नहीं लिख रहे? बेटा पूरे में ना टैक्स पूरा माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या हमें पूरा टैक्स का इंपैक्ट लेना है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप मत लिखना, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो मेरी बात को समझो। अगर मान लेते हैं मेरा ईबीआईटी है 10 लाख का, उसमें से मैंने इंटरेस्ट पे किया 2 लाख का, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया? 8 लाख। अब 8 लाख में से टैक्स गया पूरे 8 लाख पे, पूरे 8 लाख का 30%, तो वो तो 2,40,000 का टैक्स चला गया। तो बचा कितना? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60,000 बचा, यहाँ पे 560,000 बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जाना है। अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड जाना है 70,000, तो अर्निंग ईएस आ गया, जो भी आना है, मतलब 490 आ गया ना। अब एक बात बताओ, अगर आप इस फिगर को लेते हो तो आपने पूरे टैक्स का इंपैक्ट ले लिया, पूरे के पूरे टैक्स। क्या मुझे पूरे टैक्स का इंपैक्ट लेना था या खाली 30,000 टैक्स का इंपैक्ट लेना था? सोच के बोलना। मेरे लिए फिक्स्ड खर्चा कौन है, पूरा टैक्स या खाली 30,000? मतलब जो फाइनेंस, जो यहाँ पे टैक्स में फिक्स खर्चा है, क्योंकि बेटा मेरे को अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 70,000 की देनी है तो 70,000 पे टैक्स कितना बना होगा? 30,000। तो मेरे को सिर्फ 30,000 के टैक्स का इंपैक्ट दिखाना है, बाकी के 2,10,000 के टैक्स का इंपैक्ट नहीं दिखाना। वो मेरा फाइनेंशियल फिक्स खर्चा नहीं है। फिक्स खर्चा हो सकता है, सरकार तो लेके मानेगी, लेकिन वैसे भी वो वेरिएबल है, क्योंकि जितना कमाऊंगा उस हिसाब से दूंगा, तो फिक्स तो हुआ नहीं। लेकिन वो मेरे लिए फाइनेंशियल खर्चा नहीं है। मैं अभी देखो मैं बोल कह रहा हूं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो। मैंने यही कहा ना कि ईबीआईटी को न्यूमरेटर में रखो और डिनोमिनेटर में वो खर्च, वो पैसा लिखो जो आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आता है। तो आप मुझे बताओ बाकी का जो टैक्स है 2,10,000, क्या ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है? नहीं,
ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। सर क्या 30,000 फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है? एक तरह से हाँ। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं पे करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर सकते। जब तक 30,000 का टैक्स नहीं दूंगा, जब तक 30,000 का टैक्स नहीं दूंगा, यहाँ पे 1 लाख नहीं बचेगा, उस 1 लाख में से 70,000, मतलब यहाँ पे 70,000 नहीं बचेगा, 70,000 में से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जा सकता। यानी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए मुझे, ध्यान से सुनो, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए जितना टैक्स जरूरी है खाली वही टैक्स लेना है। सबको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया है? आपको समझ आ रहा है? कई बच्चों के ना दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि सर यहाँ पे आपने EA/ES को क्यों नहीं लिया। अब आपको समझ आ गया मैंने यहाँ पे EA/ES को क्यों नहीं लिया। क्योंकि अगर मैं EA/ES लेता तो मैं पूरा टैक्स ले लेता, लेकिन मुझे पूरे टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना है। याद रखोगे ये बात? आज क्लास जब खत्म होगी तो इसे रिविजनरी नोट्स में अपने लिए खुद लिखना इस बात को कि यहाँ पे EA/ES इसलिए नहीं लिया क्योंकि पूरे टैक्स के इम्पैक्ट को नहीं लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला खर्चा अपॉन फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला खर्चा। अच्छा, EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या होता है? EBIT माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, तो वो लिख दिया। कई क्वेश्चनों में प्रेफरेंस डिविडेंड होता ही नहीं है तो उसे उड़ा देते हैं। जब उसे उड़ा देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत सारी किताबों में ना आप देखोगे सिर्फ यही फॉर्मूला लिख देते हैं, बट क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है? मुझे बताओ सोच के, ये फॉर्मूला करेक्ट है या ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है? दिस फॉर्मूला इज श्योरली इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्योंकि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट ही नहीं दिखाया। ठीक है ना? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तब ये ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। क्या मेरी बातें आपको यहाँ तक की समझ आ गई? अब DCL कैसे आता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे आता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का मतलब है कि आपको दोनों रिस्क का इम्पैक्ट लेना है। देखो, जब दोनों रिस्क का इम्पैक्ट लेना है तो बीच में एंड बोलेंगे, दिस रिस्क एंड दिस रिस्क। और जब प्रोबेबिलिटी में एंड बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसीलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, DOL और DFL। यानी DCL कैसे आता है? DOL इंटू DFL, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनके फॉर्मूलाज को भी मल्टीप्लाई करोगे। जब फॉर्मूलाज को मल्टीप्लाई करोगे तो EBIT से EBIT कट जाएगा। जब EBIT से EBIT कट जाएगा तो न्यूमरेटर में कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, डिनोमिनेटर में EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वाला टॉपिक आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया कैसे बना? भाई अगर मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो बताओ क्या होगा? दृष्टि सोच के बताओ। अगर मैं इन दोनों को इंटू कर रहा हूं तो क्या होगा? जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा तो EBIT से EBIT कट जाएगा। EBIT से EBIT कट जाएगा। जैसे ही EBIT से EBIT कट जाएगा बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे ये पूरी टर्म बचेगी। अच्छा, इसे और कैसे लिख सकते हो? लिखो मेरे साथ, और लिखो। और DCL का एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स के बोझ के साथ ही देखते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड बिना टैक्स के पे ही नहीं हो सकता। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड बिना टैक्स पे किए कर सकते हो आप पे? नहीं कर सकते। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद जाता है तो उस पे टैक्स बर्डन को देखना ही पड़ेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला और, इफ क्वेश्चन डजंट हैव प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड का पंगा ही ना हो, फिर क्या करोगे? सोच के बताना। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड का पंगा ही नहीं है तो क्या करेंगे? क्या होगा फिर? कुछ होगा या नहीं होगा, या छोड़ देंगे क्वेश्चन पूरा का पूरा? करेंगे। फिर भी क्या करेंगे हम बेटे? इस फॉर्मूला में से ये हटा देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा देंगे। तो DCL का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तक तो लास्ट क्लास की रिवीजन ही चल रही थी। चलिए, तो आपको यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई है, ठीक है ना? आइए अब हम अपनी आज की क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ना एक थोड़ी सी विचित्र बातचीत है जो मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको लिखवा दूँ, प्रैक्टिस करा दूँ, उसके बाद इसकी रीजनिंग पे आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ के परसेंटेज चेंज में लिखते हैं ना, तो उसके फॉर्मूला को रिवर्स करना पड़ता है। ऐसा आपने तब किया था जब आपने पहली बार इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। जब आपने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तब आपने ये बात सीखी थी कि जब परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला लिखते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं,
और अदरवाइज इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितनी क्वांटिटी चेंज होगी कितना प्राइस चेंज होगा, लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो प्राइस ऊपर और क्वांटिटी नीचे आ जाती है, यानी रेसिप्रोकेट हो जाता है। उसी बिना पे उसी टॉपिक के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा, मैं इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन भी समझाऊंगा, डेप्थ में भी लेके जाऊंगा, पर अभी नहीं, आज की क्लास में नहीं, क्योंकि आज ना मुझे इस तरीके से कंसेप्ट को जोड़ना है कि मैं क्वेश्चंस पे ला सकूं, वरना फिर हमारा आज भी होमवर्क नहीं मिलेगा, आज भी आगे नहीं बढ़ेगा चैप्टर। तो मैं कराऊंगा, बट ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर में इस टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आइए, DOL क्या होता है बेटे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। DOL क्या होता है बेटे? जल्दी बताओ, DOL क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, है ना। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आपको सबसे पहले लिखना चाहिए परसेंटेज चेंज इन, देखो इसका ना रेसिप्रोकल कर दो, मैं कहता हूं कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो परसेंटेज चेंज में, तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT, नीचे क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन, बताओ बताओ, ऊपर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT, नीचे क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। इसी फॉर्मूला को और एक तरीके से भी लिख देते हैं, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन चेंज होगा ना बेटा, जितना कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उतनी ही सेल चेंज होती है, उसी रेशो में सेल चेंज होती है। तो आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी आपको दो बातें मैंने बोली, मैंने आपको एक बात तो ये बोली कि जब परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला रेसिप्रोकेट हो जाता है। पहले ये लाइन अपने मन में बिठा लो कि जब हम किसी फॉर्मूला को परसेंटेज चेंज में लिखते हैं तो फॉर्मूला रेसिप्रोकेट हो जाता है, जो नीचे वाली चीज़ होती है उसकी परसेंटेज चेंज ऊपर आ जाती है, जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसकी परसेंटेज चेंज नीचे आ जाती है। बोली मेरी बातें, आप मैंने क्या कहा समझ आ गया आपको? क्लियर है बेटा ये बात? इज इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? कूल। तो मतलब मैंने आपको ये कहा कि DOL का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमने इस तरीके से फॉर्मूले को लिख दिया। और देखो, जब हमने परसेंटेज चेंज इन EBIT को ऊपर लिखा, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन को नीचे लिखा, तो जितनी परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन होती है उतनी ही परसेंटेज चेंज इन सेल होती है। इसीलिए आप बहुत जगह सिनोनिमसली देखोगे कि अगर परसेंटेज चेंज इन सेल की जगह कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं या कंट्रीब्यूशन की जगह सेल लिख देते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम परसेंटेज से ही चेंज होते हैं। सर क्या मतलब हुआ इस बात का कि सेम परसेंटेज से चेंज होते हैं? मैं इस बात को समझाता हूँ, आप नहीं लिखेंगे, मैं समझाने के लिए एक बात लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ सुनो। जैसे मानो कि सेल्स है, पहले हमारी सेल थी 1 लाख, अब हमारी सेल हो गई 1.5 लाख। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सेल कितनी बढ़ी है? सच सोच के बताना। 50% सेल बढ़ी है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी होगी? 50%। सबको समझ आ रहा है 50% क्यों है? बेटा इस अमाउंट में अगर प्लस 50% करो तो ये अमाउंट आता है। अग्री और डिसअग्री? यानी सेल 50% बढ़ी है, तो अगर आपसे कोई परसेंटेज चेंज इन सेल्स पूछेगा तो 50% आप निकाल दोगे। सुमैया बताओ बेटे, आता है ना आपको परसेंटेज चेंज निकालना? परसेंटेज चेंज कैसे निकाली जाती है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, इससे भी निकलती है। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, यानी 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो भी 50% आ जाएगा। इससे भी निकाल के दिखा सकते हो आप। तो बेसिकली सेल 50% बढ़ गई। अब मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80% ऑफ सेल है। वेरिएबल कॉस्ट है 80%, मतलब जब भी आप सामान बनाते हो 80% खर्चा हो जाता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप सामान बनाते हो आपका 80% खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें से 80% आपका खर्चा हो जाता है और इसमें से भी 80% आपका खर्चा हो जाता है, अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है, तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? सोचकर बताना कि कंट्रीब्यूशन कितनी होगी आपकी। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी 20,000 और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी 30,000। अगर आप ध्यान से देखो तो जब सेल्स 50% बढ़ी थी तो कंट्रीब्यूशन भी 50% बढ़ी है। ध्यान से देख लो, यानी जितने परसेंटेज सेल चेंज होती है उतने ही परसेंटेज चेंज
कंट्रीब्यूशन भी होती है। मैंने क्या कहा हिमांशी, आपको समझ आया बेटा मैंने क्या कहा? जितने परसेंटेज सेल चेंज होती है उतने ही परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी चेंज होती है। मेरी बात क्लियर है? जितने परसेंटेज सेल चेंज होती है उतने ही परसेंट कंट्रीब्यूशन भी चेंज होती है। मैं दोबारा बोल देता हूं, एक बारी अच्छे से और दोबारा सुन लीजिए। मैंने आपको ये कहा कि जितने परसेंटेज सेल चेंज होती है उतने ही परसेंटेज चेंज कंट्रीब्यूशन भी चेंज होती है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यही बात इधर दिखाई है मैंने कि जितने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चेंज होगी उतने ही परसेंट सेल्स भी चेंज होगी। करेक्ट? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं कंसेप्ट नंबर 1 पे वापस। देखो कंसेप्ट नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट पूरी की पूरी याद है? एक बात आपको और बताता हूं, सुनो। ये जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की एंड में आती है ना, अच्छा एक बात बताओ, ये कमाई है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें दे देंगे, ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है कि सर फॉर्मूला रेसिप्रोकेट क्यों जाता है? यही तो मैंने बोला कि ये अभी का डिस्कशन नहीं है, और वैसे ही आपको समझ के आना था 11वीं क्लास से या 12वीं क्लास से जब आपने इलास्टिसिटी पढ़ी थी। फिर भी मैंने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। हिम गुप्ता, मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट रहें फिजिकली और मेंटली दोनों जगह, ठीक है ना। फाउंडेशन में डेफिनेटली ये बात बताई गई होगी, ऋषि बता रहे हैं बताई गई थी, बिल्कुल बताई जाती है। फिर भी मैंने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। मेरा टॉपिक खराब मत करो बेटा, जब चल रहा होता है ना, थोड़े से साथ चलो, है ना। आइए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स हम बात कर रहे हैं EAES की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। यानी ये वो पैसा है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, दिया जाए या ना दिया जाए। अब आप, अगर आपके पास जगह है तो एक काम इधर करो, अगर इसे मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, इमेजिन करो अगर मैं इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो सोच कर बताओ क्या आ जाएगा। अगर मैं कहूं इक्विटी की कमाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो हर एक शेयर की कमाई आ जाएगी। इसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अर्निंग पर शेयर। कितने बच्चों को ऑलरेडी ये बात पता है कि इसे अर्निंग पर शेयर बोलते हैं? यानी हर एक शेयर ने कितनी कमाई करी, हर एक शेयर ने कितनी कमाई करी, दैट इज कॉल्ड EPS। हर एक शेयर की कितनी कमाई है। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह भी पढ़ाया जाता है, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ रखी हो तो। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पढ़ाया जाएगा। देखो EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी हर एक शेयर पे कितनी कमाई आई। अच्छा, क्या इसका मतलब होता है कि इतनी कमाई आपको मिल जाएगी घर लेके जाने के लिए, आप घर लेके जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कमाई आप अपने घर ले जाएंगे। इसमें से थोड़ा हिस्सा डिविडेंड पे मिलेगा, बाकी हिस्सा रिटेन्ड रहेगा, लेकिन इतनी कमाई आपके हर एक शेयर पे हुई है, ये मतलब है। मैंने क्या कहा? इतनी कमाई आपके हर एक शेयर पे हुई है, ये मतलब है इसका। ये बात भी क्लियर हो गई आपको सबको? एब्सोल्युटली क्लियर है? बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया, यहां तक की बात समझ आ गई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बोला कि जब हम फॉर्मूला को परसेंटेज चेंज में लिखते हैं तो रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। यानी परसेंटेज चेंज इन EBIT ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन नीचे आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी कहा जाता है, करेक्ट। इसी तरीके से जब इसको परसेंटेज चेंज में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सोचकर बताना। DFL को परसेंटेज चेंज में लिखना है तो कैसे लिखोगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को आपने परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सर डिनोमिनेटर तो क्लियर है। सर आपको सच सच एक बात बताऊं? बताओ बेटे। सर देखो, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल क्लियर है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर तो आसान है, लेकिन सर न्यूमरेटर नहीं समझ आ रहा है। ये न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ? अब न्यूमरेटर में इतनी सारी परसेंटेज चेंज कैसे लिखूंगा सर मैं?
इसकी परसेंटेज। बेटा देखो एक बात आओ, जब ईबीआईटी चेंज होगा, इंटरेस्ट वगैरह, प्रेफरेंस डिविडेंड तो चेंज नहीं होंगे, तो इन सब का जो नेट इम्पैक्ट है वो किस पे आएगा? जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो इनका आखिर इम्पैक्ट किस पे आएगा? ईपीएस पे। इसीलिए लिख दिया जाता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। इसे कैसे लिख दिया जाता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मतलब इन सब के इम्पैक्ट तो लिख नहीं सकते हम परसेंटेज चेंज के, इसलिए इन सब की जगह सीधा, तभी मैंने आपको ये वाले फॉर्मूला में, ये कंसेप्ट में आपको बताया कि जब आप फॉर्मेट बनाते हो तो इन सब का। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मैं जो पूछ रहा हूँ जल्दी बता, जल्दी देखो इधर बेटे, इसमें से ये गया, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड गया, इन सब का असली इंपैक्ट अंत में किस पे फील होगा? ईपीएस पे। इसीलिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिखा जाता है। जैसे एक बात और बताता हूं, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन का इंपैक्ट किस पे फील हुआ था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स पे। यानी इसका इंपैक्ट इस पे फील हुआ था, ऐसे ही इन सब चीजों का इंपैक्ट, कंबाइंड इंपैक्ट ईपीएस पे फील होगा। इन सब चीजों का कंबाइंड इंपैक्ट किस पे फील होगा? ईपीएस पे। इसलिए इसे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिखा जाता है। अब पता है क्या है, क्योंकि मेरा काम है और मेरी आदत है, मैं हर एक चीज़ को समझाता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान होता। बहुत सारे लोग पता है कैसे पढ़ाते हैं, ये फॉर्मूले लिख देते हैं, बोलते हैं बेटा फॉर्मूला याद करो चलो क्वेश्चन करेंगे, 2 मिनट कोई डिस्कशन नहीं, फॉर्मूला याद करो चलो क्वेश्चन करेंगे। बट वो तरीका सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर फॉर्मूला याद नहीं भी कर पाता या भूल भी जाता है तो एग्जाम में उसे याद आ जाना चाहिए, उसे क्रिएट करना आना चाहिए फॉर्मूला। मैं उस अप्रोच से पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ना? बोलिए ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कुछ कुछ हद तक समझ आ गई। बाकी मैंने कहा कि ये परसेंटेज चेंजेस की वजह से मैंने अभी आपको इसकी डेरिवेशन सिखानी है, वो नेक्स्ट क्लास का काम रखेंगे, 3rd क्लास में हम वो डिस्कशन करेंगे, 3rd में या प्रॉबेबली 4th में, क्योंकि मैं पहले 1-2 क्लासेस क्वेश्चन कराऊंगा। अब सुनिए, अगर हम इन दोनों को इनटू कर दें तो डीसीएल आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इनटू कर दूं तो मेरे पास डीसीएल आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? बेटा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से कट जाएगा, तो फॉर्मूला बताओ। आर्ची आप बताओ बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, और कंट्रीब्यूशन की जगह और क्या फॉर्मूला लिख सकते हो सोच के बोलो? सेल्स भी लिख सकते हो। यानी डीसीएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक बात बताऊं जो आपको याद रखनी चाहिए कि अच्छा सर ने ये बात बोली थी क्लास में। बोलूं एक बात, अगर याद रखोगे, देखो भैया अगर तुम्हें पढ़ा रहा हूं होनहार बच्चों, तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें ना एग्जाम में याद रखती हैं। पता है क्या, याद करो मैंने कंबाइंड लिवरेज पढ़ाते हुए क्या कहा था, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, किसके नजरिए से बात हो रही थी? ऑपरेटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर या पूरा मालिक? देखो एक बंदा होता है ऑपरेटिंग मैनेजर, वो कहता है मैं ऐसी की तैसी। अच्छा मैं आपको चलो एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से बताता हूँ। आपके घर में एक जना मान लो कुक है जो आपका खाना बनाते हैं, है ना? एक जना आपके घर में क्लीनर है जो क्लीनिंग करते हैं। समझे आप मेरी बात? दोनों बंदे आपकी नज़र में आ गए। अच्छा एक बात बताओ, खाना आज नहीं बना तो क्या आप क्लीनर को पिटाई करोगे? नहीं। क्यों? पिटाई तो बेटा आप किसी की भी नहीं करोगे, जेल चले जाओगे, अपने वर्कर्स को मारोगे। तो पहले ध्यान रखो, पिटाई कभी भी किसी की नहीं करनी, ठीक है ना? छोटे भाई बहन हैं आपके घर में, उन्हें मारो बेटा, वो हुए ही इसलिए मार खाने के लिए आपसे, है ना? बच्चे कह रहे मैं ही छोटा हूं, तो आप ही पिटो बेटा फिर, ठीक है ना? तो सुनो, ऐसे हिंसा किसी भी रूप में अच्छी नहीं है बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, हर एक का अपना रोल है। ऐसे ही ऑपरेटिंग मैनेजर का रोल है बिजनेस को चलाना, उसका काम पैसा संभालना नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजर का काम है पैसे को संभालना, उसका काम बिजनेस चलाना नहीं है। वो कहता है भाई पैसा ला दो मैं संभाल लूंगा, पर लाओ तो सही। अब सेल नहीं हो रही इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर जिम्मेदार नहीं है। ध्यान से सुनो इस बात को, देखो अब जो मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ी गहरी बात है,
जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है ना, वो खाली यहां से यहां तक के लिए इंटरेस्टेड होता है। वो कहता है बाकी इसके बाद तो सब नर्क है, इसके बाद तो दुनिया ही खत्म है। वो कहता है भाई मेरा काम है सामान देखना, बेचना, ऊपर के खर्चे देखना, जो बिजनेस के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट, जो बिजनेस के रिलेटेड खर्चे हैं, उसका वहीं तक का व्यू पॉइंट होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका व्यू पॉइंट यहाँ से यहाँ तक होता है कि वो मालिकों के लिए पैसा कमा के जो पैसा आया उसे ऑप्टिमाइज करना चाहता है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना प्रेफरेंस देना है, कितना टैक्स देना है, फिर एंड में देखता है कितना मालिकों को हम दे सकते हैं पर शेयर, वो सब देखता है। ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, ये ऑपरेटिंग मैनेजर का काम है। लेकिन जो मालिक है वो कहाँ से कहाँ तक देखता है? आप एक बात हो, आप एक बिजनेस के मालिक हो, लेकिन आपको कैसे देखना है? आपको तो अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक देखना है। सच बोलो, हाँ या ना? आप अपने बिजनेस में कहाँ से कहाँ तक इंटरेस्टेड हो? आप अपने बिजनेस में पूरे में इंटरेस्टेड हो। इसीलिए जब डीसीएल का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दिखेगा, क्योंकि यू आर कंसर्न्ड अबाउट बोथ द थिंग्स। यहां से यहां तक आप तो कयामत से कयामत तक अपने बिजनेस के साथ रहोगे। अब अगर ये याद हो गया ना तो इससे फॉर्मूले याद आ जाएंगे एग्जाम में, अगर भूल भी गए तो, कि हाँ सर ने कहा था कि क्योंकि डीसीएल तो मालिक की होती है और मालिक शुरू से अंत तक के लिए इंटरेस्टेड होता है, इसलिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी आएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी आएगा। आप ये देख रहे हो, यानी डीसीएल कवर्स ऑल द परसेंटेज चेंजेस। क्या मैं ये कह सकता हूं? डीसीएल कवर्स ऑल द परसेंटेज चेंज, क्योंकि वो सेल से लेके ईपीएस तक के इंपैक्ट को देख रहा है। इट्स अ गुड रेशियो, इट्स अ वेरी गुड रेशियो। हाँ, मुझे पता है कि अभी ना इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता, अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया, अभी तक हम सिर्फ पिछली 1.5 क्लास से बात कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा तो धीरे 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 करके आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा, टॉपिक बेटर समझ आता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक को पढ़ाने के 3 पहलू होते हैं। पहला होता है टॉपिक को समझाना, फिर क्वेश्चन कराना, फिर उसे रिवाइज कराना। जब तक ये तीनों एस्पेक्ट पूरे नहीं होंगे टॉपिक पूरा नहीं होता कभी भी। और मैं तीनों साथ करा के चलूंगा, चिंता नहीं करनी आपने, ठीक है ना? मेरी बात लिख लिया आपने? भी फॉर्मूलाज लिख लिए हैं? चलो एक बार ये ना रजिस्टर का एक रफ पेज निकालो, ज़रा जल्दी से एक रफ पेज निकालो, लास्ट पेज निकालो, और मेरे लिखने से पहले एक बार आप ये सारे फॉर्मूला लिख के दिखाओ मुझे। मैं भी लिखूंगा बट आप कोशिश करोगे कि मुझसे पहले पहले लिखोगे। बताओ, DOL फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा। अच्छा चलो मैं कुछ बोलता नहीं, मैं बोलूंगा तो फिर कंफ्यूज हो गए, है ना? देखते हैं कौन कौन मुझसे पहले लिख पा रहा है, बताना मुझे। एक एक फॉर्मूला लिखना है बस। हाँ जी, कितने बच्चों ने लिख लिए थे ये 6 फॉर्मूलाज? पक्की बात है? शाबाश। रफ में लिखने थे, मतलब साफ साफ सुंदर सुंदर नहीं लिखने थे, बस रफ रफ लिख के देखने थे कि हमें फॉर्मूलाज रिकॉल हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूलाज रिकॉल नहीं हो रहे होंगे फिर हम फंस जाएंगे, फिर बेटा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी।
चलिए, अभी मुझे आपको ये भी बताना है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिस्क कैसे बढ़ाती है, फिक्स्ड कॉस्ट से रिस्क किस तरीके से बढ़ता है ना। मुझे लगता है पहले ना मुझे थोड़े क्वेश्चन कराने चाहिए, फिर इस पे और डिस्कशंस करने चाहिए कि ये फॉर्मूले क्यों बने, कैसे बने, क्यों ये फॉर्मूले क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, वो सब कुछ बताऊंगा, बट धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ साथ, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक ही टॉपिक पढ़ाता रहूँगा ना तो बोर हो जाओगे अंत तक, है ना। तो थोड़ा मसाला साथ साथ लेके चलना चाहिए। आइए हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया था शायद, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया था हमने। सभी लोगों को ध्यान है, शायद हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ही पढ़ा था, करेक्ट? आइए अब हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। रुकिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 11 आइए ज़रा क्विकली, आ चुके हैं आप क्वेश्चन 11 पे? देखिए, द अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स। आप कितनी शर्ट्स बेचते हैं? 10,000 शर्ट्स बेचते हैं। ये यूनिट्स हैं, 10,000 रुपये की शर्ट नहीं बेचते, 10,000 शर्ट्स बेचते हैं। हर एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है 500, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप ये बात सुन रहे हो आपके मन में टेबल बननी स्टार्ट हो गई है कि नहीं हो गई है? सच सच बताना, क्या आपके मन में सॉल्यूशन नंबर 11 को देखते ही इनकम स्टेटमेंट बननी स्टार्ट हो गई है, हाँ या ना? अच्छा देख रहे हो मैं कहाँ बनाता हूँ पेज में? मैं लेफ्ट साइड पे बनाता हूँ, मैं राइट साइड खाली रखता हूँ थोड़ी, क्योंकि अगर इसमें एक कॉलम और बनाना होगा तो बना दूंगा। अब धीरे धीरे ना ये बात सीखो, ये अरेंजमेंट ऑफ पेज भी समझो कि पेज को कहाँ से कहाँ अरेंज करना होता है। हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। सर हमें ये बात समझ आ रही है कि आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। आपने लिखा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद लिखा अमाउंट, अमाउंट के बाद लिखा आपने रुपीज़, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। सुनिए, आप 10,000 शर्ट्स बनाते हो, 500 रुपये की बेचते हो, तो बताओ मुझे आपकी सेल्स कितनी होगी? आप कहोगे 10,000 शर्ट्स और 500 रुपये का दाम, कितनी हो गई बेटा? 500,000 फिर 30, तो 50 लाख रुपए की सेल कर देते हो आप। गुड। अब इसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी चाहिए। देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। सुनिए, क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपये पर शर्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है 25 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपये पर शर्ट, तो हर शर्ट के 200 रुपये लगेंगे, यानी 20 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। 20 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, तो कंट्रीब्यूशन कितनी बची? आपके पास कंट्रीब्यूशन बची 30 लैक्स की, और 30 लैक्स की कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 25 लाख की अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। यानी ईबीआईटी आ गया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या ईबीआईटी वगैरह शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो? कर सकते हो, ये ना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मतलब इनकी आपको फुल फॉर्म लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी सब जगह तो मैं कहता हूँ कि एक बार फुल फॉर्म लिखी हो तो एक बार आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो उसके साथ, मतलब एक बार फुल फॉर्म के साथ शॉर्ट फॉर्म लिख दी तो पूरे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। बट ये ईबीआईटी वगैरह ना वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो इनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। इनको आप अगर डायरेक्ट भी यूज़ कर लोगे तो कोई मार्क्स नहीं काट रहा आपके इस बात के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। पहला सवाल क्या है उसका? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। चलिए ए पार्ट सॉल्व कर देते हैं। बताइए, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगी? जल्दी जल्दी बताइए आप मुझे, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आएगी? फॉर्मूला याद है? अभी तो लिखा था हमने, फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। तो कौन कौन सा पैसा आएगा? ऊपर आएगा कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा और फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा, यानी इसे और इसे डिवाइड करेंगे, यानी 30 लाख को और
5 लाख को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, सोच कर बोलना। सो DOL, ये जो DOL था हमारा, इज इक्वल टू 6 टाइम्स, यानी हमारे हिसाब से 6 गुना ऑपरेटिंग लिवरेज है। इसे 6 भी लिख के छोड़ दोगे तो भी ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटते उसके। आइए, इफ द सेल्स आर अप बाय 10%, अब देखो वो ये कहता है कि अगर सेल 10% बढ़ गई, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन EBIT। ठीक है जी, अगर सेल 10% बढ़ गई तो EBIT पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इसे हम प्रेफरेबली स्टेटमेंट फॉर्मेट से करेंगे। पहले इधर देखिए, अगर मैं इसी के साथ एक कॉलम और बना लूं, इफ सेल इंक्रीजेस बाय 10%, बेटा अगर सेल 10% बढ़ गई तो 11,000 यूनिट बनाए होंगे आपने, यानी अब आपने 11,000 यूनिट बनाए 500 के, तो कितनी सेल हो गई, 55 लाख की सेल हो गई। और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 11,000 इंटू 200, यानी 22 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, आपकी कंट्रीब्यूशन हो गई 33 लाख, और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए 25 लाख। ठीक है जी, अब यहां पे आप EBIT लिख लीजिए। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। उसने हमसे यही पूछा है कि EBIT पे क्या इंपैक्ट होगा, तो आप मुझे बताओ न्यू EBIT कितना होगा। अच्छा, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि मुझे जो इंपैक्ट चाहिए वो अमाउंट में चाहिए कि परसेंटेज में चाहिए। तो ऐसे में क्या करना सही है, दोनों तरीके से आंसर लिख के आना सही है, दोनों तरीके से आंसर लिख के आना सही है। समझे आप मेरी बात। इसमें आप आंसर परसेंटेज में भी लिखें और अमाउंट में भी लिखें, तब मुझे लगता है ज़्यादा सही अप्रोच है। बी पार्ट पे लिखते हैं, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, EBIT increases by ₹3 lakh from ₹5 lakh to ₹8 lakh। पहले बताओ ये बात आपको समझ आई। यानी मैंने ये कहा कि EBIT 3 लाख रुपए बचा, बढ़ा। 3 लाख रुपए कैसे बढ़ा, क्योंकि भाई पहले 5 लाख था, अब 8 लाख है। अगर कोई 5 लाख की चीज़ अब 8 लाख की हो गई, मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर कोई 5 लाख की चीज़ अब 8 लाख की हो गई तो इसका मतलब वो 3 लाख बढ़ गई है। और यदि वो 3 लाख बढ़ गई है तो EBIT हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3 लाख रुपीस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों कि EBIT कितने परसेंट बढ़ गया है। EBIT अब परसेंटेज में अगर मैं बढ़ा के देखूं तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होगा, सोचकर बोलो। तो आप बोलोगे परसेंटेज चेंज इन EBIT इज न्यू EBIT माइनस ओल्ड EBIT अपॉन ओल्ड EBIT इंटू 100। तो 60% चेंज हो गया है, 60% चेंज हो गया है। इसमें हमने क्या किया, पहले अमाउंट निकाला, ध्यान दीजिए, पहले अमाउंट चेंज निकाला फिर परसेंटेज चेंज निकाला। पहले अमाउंट चेंज निकाला फिर क्या निकाला, परसेंटेज चेंज। एक और तरीका हो सकता है उल्टा। उल्टा कैसे हो सकता है, सोचकर बताओ। एक और तरीका हो सकता है उल्टा, जिसमें हम पहले परसेंटेज चेंज निकालें फिर अमाउंट चेंज निकालें। आपने पहले यहां तक का आंसर कर लिया, जल्दी से मुझे बताओ कि आपको बी पार्ट समझ आ गया, सभी को समझ आ गया बी पार्ट, गुड। अब देखो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे हो सकता था, सुनिए। अब मैं आपके सामने इतने पोर्शन को उठा रहा हूं,
ये देखिए, आपको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करें। सोचिए आपने ऐसे क्वेश्चन कर दिया, आपने 11th क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व कर दिया, यहां तक क्लियर है। अब बी पार्ट आप क्विक कैसे कर सकते थे? अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे फॉर्मेट नहीं बनाना, मुझे ये स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं बनानी, बी पार्ट की नहीं बनानी, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी कि मैं पूरी स्टेटमेंट बनाऊं, तो आप बी पार्ट एक और तरीके से कर सकते हो। इफ अगर आपको ये बात पता है कि सेल इंक्रीजेस बाय 10%, तो एक बात बताओ, डीओएल का एक फॉर्मूला और होता है। कितने बच्चों को पता है डीओएल का एक फॉर्मूला और होता है? कौन सा होता है? जब मैं इसी फॉर्मूला को परसेंटेज चेंज में लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स? लिख सकता हूं ये बात? अलीना जल्दी बताओ, क्या ये बात लिख सकता हूं बेटे मैं? अगर मैं आपको ये बोलूं कि DOL कितना है, DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर ये 6 है, अगर मैं आपको बोलूं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज चेंज इन सेल 10% पता है, तो 10% को 6 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 60%। तो इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है, 60%। क्या आप सबको मेरी ये बातें समझ आ गई हैं? मैंने क्या कहा, हाँ या ना? क्या आप सबको मेरी ये सारी बातें समझ आ गई हैं, हाँ या ना? देख रहे हो, अब ये सेम आंसर आ रहा है लेकिन अप्रोच अलग है। इस बारी हमने क्या किया है, इस बारी हमने डीओएल के दोनों फॉर्मुलाज यूज कर लिए। पहले एक फॉर्मुला से डीओएल निकाला, फिर दूसरे फॉर्मुला में पुट करके परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल दिया। ये ज्यादा क्विक है। बताओ ये मेथड ज्यादा क्विक क्यों है? क्योंकि इसमें हमें टेबल नहीं बनानी पड़ी। अभी मैं ना छोटे क्वेश्चन से समझा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है सर बराबर ही तो टाइम लग रहा है। बड़ा क्वेश्चन होता तो आपको ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि पूरी टेबल दोबारा नहीं बनानी पड़ती। बोलिए बेटा, मिस्टर मेमन आप बताइए, समझ आ रहा है आपको? कूल। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अगर 60% है तो हम ये कहेंगे कि ईबीआईटी पहले 5 लाख थी, तो न्यू ईबीआईटी कितनी है? न्यू ईबीआईटी कितनी होगी सोचो। पुरानी ईबीआईटी थी 5 लाख और अब उसमें 60% बढ़ जाएगा तो वो 8 लाख हो जाएगी। अपने कैलकुलेटर पे टाइप करके भी देख सकते हो। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे टाइप करो, देखो कैलकुलेटर पे 5 लाख प्लस 60% टाइप करो तो 8 लाख आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो बी पार्ट दोबारा सॉल्व करो और लिखो मेथड 2। वो मेथड 1 था, ये मेथड 2 है। इतना पार्ट दोबारा कॉपी कर लो, बी पार्ट 2 बारी कॉपी कर लो। ठीक है शिखा, क्लियर है बेटे? बी पार्ट को आप दोनों तरीके से सॉल्व करिए। हाँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी सेव हो जाती है आपकी। जल्दी इतना कॉपी करिए, फिर और क्वेश्चन करेंगे अभी। अब आज की क्लास में ना प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, कंसेप्ट अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी कंसेप्ट करने हैं, अभी तो मुझे बहुत कुछ समझाना है, अभी तो इन फॉर्मूलाज पे ही बहुत डिस्कशन और करना है आपके साथ। लेकिन पहले क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि मैं जब 5-7 क्वेश्चन करा के लेके जाऊँगा ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होगी। ठीक है राघव, समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। कॉपी कर लिया? कूल। अब आप मेरे साथ आइए, पता है किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में 3 कंपनी है NSD, मैं इसमें से एक करा दूं, बाकी दोनों होमवर्क दे दूं, चल जाएगा? कर लोगे? मतलब इतने पढ़े लिखे तो हो ना कि दो, अगर मैंने एक करा दिया
तो बाकी दोनों कंपनियों का सिमिलर ही चलेगा, होमवर्क में कर लोगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फास्ट स्पीड में करते हैं। क्वेश्चन ने हमें कहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी निकालो, फाइनेंशियल लिवरेज भी निकालो और कंबाइंड लिवरेज भी निकालो, तीनों निकालनी है। आइए जरा तेज स्पीड में, बिल्कुल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकना, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आपका समय बचेगा घर पे। जब ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व करो ना, तो एक ही बारी में बड़ी इनकम स्टेटमेंट बना दो, पर्टिकुलर लिख के तीनों कंपनियों के कॉलम इकट्ठे बना दो। जबकि मैं नहीं करा रहा अभी तीनों को सॉल्व, लेकिन आप घर पे बाकी दोनों कॉलम खुद फिलअप कर लेना, कर लोगे? आपको चालाकी समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कि एक ही बारी में 3 कॉलम एक्स्ट्रा, मतलब 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना के चलो। लिखिए पर्टिकुलर्स, पहले बिजनेस का नाम क्या था? NSD, NSD, ठीक है। सबसे पहले आती है सेल्स, ठीक है जी। इनकी सेल कितनी थी सोच के बताओ। प्रोडक्शन और सेल हम मानेंगे जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही सेल है। अच्छा एक बात, अगर वो बोल रहे हैं प्रोडक्शन और सेल बता नहीं रहा तो क्या मानोगे? मानेंगे जितने यूनिट बनाए थे सारे बिक गए। हम क्या मानेंगे? जितने यूनिट बनाए थे। अब मुझे वैसे यूजुअली प्रोडक्शन और सेल अलग अलग होती हैं। क्यों अलग अलग होती हैं भाई? जितने बनाए उतने जरूर थोड़ा बिके होंगे। मैंने 100 शर्ट बनाई बट बिकी 90, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। बट इन क्वेश्चनों में क्योंकि वो दोनों में से कोई एक ही जानकारी देगा, प्रोडक्शन या सेल, तो जो भी देगा मानेंगे वो दोनों की जानकारी है, मानेंगे कि वो दोनों उतनी ही सेल है उतनी ही प्रोडक्शन है, ऐसा मान लेंगे। तो हमें पता है कि हमारी प्रोडक्शन है 17,500 और प्राइस कितना है 85। 17,500 और 85 आपको मेरे लिए मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 17,500 इंटू 85 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। 14,87,500, ठीक है जी। इसमें से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। अब बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 38 रुपीज़ पर यूनिट, 38 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि 17,500 इंटू 38, ये कितना हो जाएगा जी? 6,65,000। ये भी कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। अब आपके पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है? 8,22,500, 8,22,500। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर होगी मैंने क्या कहा? ठीक है जी। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा? जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे EBIT आ गया 4,22,500। अब इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना कहा जा रहा है? क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट दे रहा है 1,25,000 का, इंटरेस्ट दे रहा है 1,25,000 का, ठीक है ना। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो जब EBIT में से इंटरेस्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स कितना? 297,500। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह तो है नहीं, हमने सब कुछ ट्रीट कर दिया। देखो अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या मैं इससे आगे जाऊंगा या यहीं छोड़ दूंगा क्वेश्चन को? इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई। देखो जितनी क्वेश्चन में जानकारी है उतना ही जाओगे। अब क्वेश्चन में ना तो टैक्स गिवन है, ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है, ना ही नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो EPS तक तो आप जा ही नहीं सकते, तो छोड़ दो। बस अब यहीं पर ही कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दो। आप मुझे बताओ DOL DFL DCL सब कितनी कितनी होगी बताइए। DOL कितनी होगी?
DOL का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। DFL का मतलब होता है EBIT अपॉन EBT। अच्छा बताओ, अब मैं शॉर्टकट क्यों लिख रहा हूँ? मुझे एक बार सोच कर बताना। अब मैंने DFL में सीधा शॉर्टकट क्यों लिख दिया, पूरा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, शॉर्टकट क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना टैक्स है, तो वो लास्ट वाला पार्ट आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम शॉर्टकट लिख सकते हैं। क्या मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो। यस। और DCL में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब EBIT से EBIT कट जाएगा, बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो मैं बस एक सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया ना? मैं एक कंपनी सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी दोनों आप खुद कर लोगे घर पे। कंट्रीब्यूशन कितनी है? 8,22,500 डिवाइडेड बाय EBIT 4,22,500। 4,22,500 डिवाइडेड बाय EBT 2,97,500। कंट्रीब्यूशन कितनी है? 8,22,500 अपॉन EBT 2,97,500। बताइए बेटा मुझे इसके आंसर्स कितने कितने आएंगे? 1.946, 1.420, 2.765। ये हमारे इनके आंसर्स हैं। ठीक है जी, सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? इसे थर्ड प्लेस तक आप ले जा सकते हो, प्रेफर सेकेंड या थर्ड प्लेस तक, कहीं तक भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 तो पूरा आपको समझ आ जाए, बाकी दोनों पार्ट आप कर ही लोगे घर पे कंप्लीट इजीली, है ना? तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। आइए अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। एक क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक नई छोटी सी सब टॉप लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वो हमें कहता है ओमेगा लिमिटेड की कंपनी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें EBIT पता है, ध्यान दीजिएगा, हमें EBIT पता है, हमें EBT भी पता है। मतलब EBIT और EBT का जो गैप है वो इंटरेस्ट होगा, यानी हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इसमें बैलेंसिंग फिगर से। और हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पता है, यानी हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है तो हम उल्टा जाकर कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। बेटा हमें जो तीन चीज़ें दी हैं और सारी चीज़ें रुपीज़ इन लैक्स हैं, ये तीन अमाउंट गिवन है। अब समझिए ज़रा मेरी बातों को, क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं तो आप मुझे बताओ कि इस इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा। देखिए आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, नहीं अमाउंट किस में था, लैक्स में, करोड़ में, कुछ ऐसा था ना, बड़े अमाउंट थे, लैक्स थे, रुपीज इन लैक्स। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन हमें कहता है कि EBIT मैं आपको दे रहा हूं और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रहा है, जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रहा है, तो हम कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकते हो? क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होती है तो EBIT आती है। अब इस क्वेश्चन में मुझे EBIT पता है 15,750, 15,750 की EBIT है, और हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता है 1575। अगर ये है 1575, तो आपको एक बात पता है, उल्टा जब जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगी। जब बेटा ऊपर से आ रहे होते हैं तो माइनस हो रही होती है, तो नीचे से जाते हुए प्लस हो जाती होगी, यानी ये फिगर बन जाएगी 17,325। ठीक है, अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे जो कि बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आएगा। कैसे? क्योंकि हमें EBT ऑलरेडी पता है, हमें EBT का अमाउंट ऑलरेडी पता है। EBT कितना पता है? 7,000। अगर मुझे EBT पता है तो यानी कि मुझे ऑलरेडी इन दोनों के बीच की बैलेंसिंग फिगर निकालने का तरीका पता है, 8750। चलिए, तो ये स्टेटमेंट आपने मिनी स्टेटमेंट बना ली। अनुज क्लियर है यहां तक बेटा? कूल।
तो अब आपने ये मिनी स्टेटमेंट बना ली। अब हम पूछते हैं भैया तेरे को चाहिए क्या, अभी तक तो हमने पढ़ाई भी नहीं कि क्या चाहिए। कहता है रिक्वायर द परसेंटेज चेंज इन द अर्निंग, यानी ईपीएस में कितना चेंज होगा इफ द सेल इंक्रीजेज बाय 5%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताओ क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्यों है ये बताओ। पता है क्यों? क्योंकि आपको ऐसी जगह लाके फंसाया उसने कि आपको दो तीन बातें सोचनी पड़ेंगी, दो तीन बातें सोचनी पड़ेंगी। कैसी बात? पहली बात तो सेल है नहीं, निकल भी नहीं सकती। सेल है नहीं और निकल भी नहीं सकती, ठीक है ना। वो कहता है कि बताओ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताना, ध्यान से सोच कर बताना। पहले ना एकदम मेरे साथ साथ चलो यार। एक बात बताओ, अगर कोई कहे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सोच कर बताना। परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, इन दोनों को जब इकट्ठे कोई बोलता है तो आपके मन में क्या आवाज आती है कि किससे रिलेटेड बात हो रही है? डीसीएल से रिलेटेड। याद है मैंने डीसीएल में ये बात बताई थी आपको और बोली थी ये बात कि ये बात कनेक्ट करके रखना अपने मन में। डीसीएल का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मालिक के लिए होता है। मालिक के लिए जब होती है तो इसका मतलब होता है कि वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो ये डीसीएल से निकलेगा। मतलब अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन सेल पता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है तो डीसीएल की मदद से निकाल सकता हूँ। तो मेरे मन में ये बात क्लियर है कि अगर मुझे डीसीएल मिल गया तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब बताओ डीसीएल कैसे आ सकता है इस डेटा से? इस डेटा से डीसीएल कैसे आ सकता है? तो अब आपको स्टेप 1 क्या करना चाहिए? आपको अपने सॉल्यूशन में स्टेप 1 करना चाहिए डीसीएल। बताइए डीसीएल कैसे आता है? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जब हम मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फिर ईबीआईटी बाय समथिंग तो वो दोनों कट जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है आपका कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, बट क्या इस क्वेश्चन में लिख कर ये काट दो, ऐसे लिखो और काट दो ताकि आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा? शॉर्टकट वाला। ठीक है सुसवन, आपको समझ आया बेटा? यानी आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में रखना है और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ईबीटी नीचे रख देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन 17325 और ईबीटी 7000, दोनों को डिवाइड करिए तो आप मुझे बताइए आपके पास डीसीएल कितना आया? 2.475। 2.475 ये आपका डीसीएल है। अब अगर आपके पास डीसीएल आ गया तो समझो आपके पास तो जीवन का पर्पस आ गया। क्यों? क्योंकि डीसीएल का एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सबको याद आ गया? बोलिए इरा, आपको समझ आया बेटा? यानी अगर हमें डीसीएल में 2.475 पता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। और हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है, लेकिन हमें परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है 5%। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन सेल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट? अगर मैं इस 5% को इससे इंटू कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? सोच के बताओ। ये बन जाएगा 12.375%। और यही हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है। आया मजा कि नहीं आया? सच बताना। अब ये फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस चाहिए हमें, ऐसी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस चाहिए जहां एक से दूसरा बन जाता है। मतलब क्वेश्चन ऐसे रूप में होता है कि लगता है कैसे निकलेगा, लेकिन फिर वो अपने आप ही टर्म बनती रहती है। ठीक है जी? जल्दी बताइए आप मुझे। मुझे लगता है एक बच्चा है वो ना क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता। पता है क्या पूछता है? कह रहा है सर 5% कैसे? हे प्रभु,
बेटा देखो, मैंने डाउट सॉल्व कराऊंगा, है ना, बट ये डाउट नहीं है। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, साथ में उसके दिल भी बनाया, सर्कल भी बनाया और बात भी करी। या तो आप मेमोरी लॉस से गुजर रहे हैं कि 5 मिनट पहले क्या डिस्कशन हुआ भूल जाते हैं, तो कोई ढंग का काम करो बेटा। बाकी सबको ध्यान था ना कि 5% इंक्रीज इन सेल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। चलिए आइए, ये बात भी क्लियर हो गई बच्चों को, ये भी समझ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। 15 के बचे हुए दोनों पार्ट्स भी होमवर्क है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं एक बारी, क्विक, एकदम क्विक मैनर में क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमें बताता है परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू परसेंटेज चेंज का मतलब हुआ कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रहा है, सेल्स मतलब रेवेन्यू होता है। इन ऑपरेटिंग इनकम, बेटा ऑपरेटिंग इनकम किसे बोलते हैं याद है? ईबीआईटी को। कितने बच्चों को याद है ऑपरेटिंग इनकम किसे बोलते हैं? ईबीआईटी लिखवाया था ना मैंने आपको। तो यानी यहाँ पे उसने हमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भी दे दिया। और चेंज इन ईपीएस, बेटा चेंज इन ईपीएस मतलब यहाँ पे उसने हमें परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दे दिया। वैसे एक बात सोचना, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पता है, तो क्या पता लग सकता है? जल्दी बोलो। परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस से डीसीएल पता लग सकता है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता है, इन दोनों की मदद से क्या पता लग सकता है? बताइए, डीयूएल का फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको डीयूएल का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आ जाती है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, नीचे आ जाती है परसेंटेज चेंज इन सेल, तो इससे डीयूएल आ जाएगा, इन दोनों की मदद से डीएफएल आ जाएगा और इन दोनों की मदद से डीसीएल आ जाएगा। तो उसने डीसीएल और डीओएल और डीसीएल मांगा है। चलिए जल्दी से निकाल देते हैं। लिखिए, एकदम एकदम क्विक मैनर में लिखिए सॉल्यूशन नंबर 21। पहले फॉर्मूला की जगह छोड़ देते हैं इधर, चाहे तो वैसे फॉर्मूला बीच में लिख दूंगा, टेबल के बीच में लिख दूंगा, है ना। हमें क्वेश्चन करना भी कितनों के लिए है? 5 कंपनीज के लिए करना है। 5 कंपनीज थी ना हमारे पास, और 2 बड़े बड़े कॉलम। फर्म का नाम लिखो, फर्म का नाम था MNOP, नहीं ओ नहीं था, सो सॉरी, MNPQR, ये 5 फर्म्स थी। हमें यहाँ पे निकालना चाहिए। सबसे पहले उसने बोला है DOL, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा DOL का? परसेंटेज चेंज इन, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो EBIT ऊपर आ जाता है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू लिख सकता हूं मैं सेल्स की जगह। और DCL का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स ही होता है बेटे, ठीक है जी। मांगे ही ये दोनों है, क्वेश्चन ने मांगा ही सिर्फ ये और ये, DFL मांगा ही नहीं है। जब नहीं मांगा तो जबरदस्ती चेप मत होना क्वेश्चन से, ठीक है ना। जो नहीं मांगा मत निकालो, बात खत्म। जो नहीं मांगा उसने, आप भी नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। बताइए जी, अगर मुझे DOL DCL निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? DOL बताइए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन था M के लिए, मैं एक के लिए सॉल्व कर दूं, बाकी सबके लिए होमवर्क दे दूं? फॉर्मेट तो समझ आ गया, अब सिर्फ डिविजन्स करनी है, औरतों को ज़्यादा दिमाग वाला काम करना नहीं। तो मैं M के लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सबके लिए होमवर्क दे दूंगा आपको, ये है ना, ये वाला पूरा पोर्शन होमवर्क दे दूंगा। बताइए जी, हमें DOL निकालना है। DOL के लिए पहले चाहिए परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EBIT इसका है 26% और सेल है 28%। तो इसका DOL आएगा
26% अपॉन 28%, और DCL आएगा, EPS बताइए 32%, और रेवेन्यू 28%। अब बस इनके आंसर्स मुझे बता दीजिए डिवाइड करके, बाकी सब पार्ट होमवर्क कर लेना। कर लोगे ना बाकी सारे पार्ट होमवर्क में? .928, और इसका तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि न्यूमरेटर हायर है ना बेटा डिनोमिनेटर से, तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1.142, 1.142। बोलिए क्लियर है इतनी बात? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? बाकी पार्ट्स होमवर्क में कर लेना, बाकी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम बिल्कुल भी। ये इजी पोर्शन है, ये आप अपने आप कर सकते हैं, करेंगे ना? डिविजन्स करनी है, आप डिवीजन करिएगा, फिर आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ उन सबके सजेस्टेड सॉल्यूशंस आपको दूंगा, ताकि अपने आंसर मैच कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आने वाली क्लास में ले आइएगा, मैं कराऊंगा फिर क्लास में सॉल्व। ठीक है ना? चलिए जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। अब मैं एक दो छोटी मोटी बातें पहले आपको पढ़ा दूं, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है ना? चलिए नोट्स पे ले चलता हूं मैं आपको। देखिए ज़रा, हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट लिखा था, अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 5। बहुत छोटी छोटी बातें भी लिखवाता हूं मैं। देखिए, एक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। बेटा कभी भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। याद रखोगे? परसेंटेज चेंज कैसे आती है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, हमेशा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, इससे परसेंटेज चेंज निकलती है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 6, आप मुझे बताइए एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है? वैसे आप चिंता ना करें, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा अगले चैप्टर में। जो हमारा अगला चैप्टर होगा फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं उसे कई लोग, उसमें मैं सारी रेशियोज पढ़ाने वाला हूँ आपको, मतलब दुनिया जहान की सारी रेशियो पढ़ाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली तब मैं रेशियोज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस मैं इतना बता दूं कि जब टर्नओवर रेशियो होती है तो जिसका नाम होता है आगे वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है टर्नओवर रेशियोज में। तो एसेट डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और सेल्स ऊपर आ जाएगी। सर इसका लॉजिक क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, ये क्यों निकाली जाती है, ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस में मैंने आपको बताया था पहली 3 क्लासेस में खाली सिर्फ फॉर्मूलाज ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। पहली 3 क्लास, 3.5 क्लास भी हो जाती है कभी कभी, सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाकर उनकी रेशियो समझाऊंगा, फिर एक एक करके प्रैक्टिकल बात भी बताऊंगा साथ में दुनिया के साथ जोड़कर, है ना? अभी के लिए बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एसेट टर्नओवर रेशियो। क्यों? क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको एसेट टर्नओवर रेशियो से सेल निकालनी होगी। पता है अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देता है आजकल? सुनो, वो आपको एसेट टर्नओवर रेशियो दे देगा और एसेट्स बता देगा, तो आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल डिराइव करनी है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यानी क्वेश्चन कर ही तब पाओगे जब पहले सेल डिराइव करोगे। तो एसेट टर्नओवर रेशियो से सेल निकालोगे। ठीक है जी? बोली मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? मैंने क्या कहा, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है? वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी कितनी ज़्यादा सेल कर रही है और कितने एसेट्स हैं उसके पास। तो जिस कंपनी के पास ज़्यादा सेल होगी वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लिखना, आप भी लिख लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी, सोचकर बोलना बेटे, ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी, ठीक है? अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इनकी एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है, अगर मैं कहूं इनकी एसेट टर्नओवर रेशियो है सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सेल अपॉन टोटल एसेट,
मान लो इनकी सेल अपॉन टोटल एसेट है 20 लाख अपॉन 10 लाख, 2 टाइम्स, और इनकी कितनी है 45 लाख बाय 10 लाख, यानी 4.5 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, देखो ध्यान से, कि ये कंपनी 10 लाख के एसेट लगाकर 20 लाख की सेल जनरेट कर रही है, और ये कंपनी 10 लाख के एसेट लगाकर 45 लाख की सेल जनरेट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा पैसे कौन ज़्यादा कमा रहा होगा, प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा, मुझे नहीं पता अभी प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा, बट बेसिक तौर पे अगर ये दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये दोनों लोग मान लो कि सेम बिजनेस कर रहे हैं, कंपेरेबल बिजनेस कर रहे हैं, हम इन्हें कंपेयर करना चाहते हैं, तो इन दोनों में कंपनी बी बेटर बिजनेस कर रही है। बताओ क्यों कंपनी बी बेटर बिजनेस कर रही है, ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो उतने ही एसेट खरीद कर ज्यादा सेल जनरेट करके दिखा पा रही है। आप ये देखो, इसके एसेट भी 10 लाख हैं, इसके एसेट भी 10 लाख हैं, दोनों बराबर एसेट पुट कर रहे हैं बिजनेस में, दोनों ने बराबर एसेट पे पैसा लगाया हुआ है, लेकिन ये उसमें ज्यादा सेल जनरेट कर पा रहा है, ये उसमें कम सेल जनरेट कर पा रहा है। तो जितनी सेल आप जनरेट कर पा रहे हो, ये नापने के लिए ये रेशियो बनती है। समझ आया ये रेशियो क्यों कैलकुलेट होती है? ये देखता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा बिजनेस है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा बिजनेस बहुत हाई एसेट टर्नओवर रेशियो का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि मेरे को ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं फिजिकली पढ़ाता नहीं हूँ, मैं ऑडिटोरियम लेकर या जगह लेकर नहीं पढ़ाता हूँ, अब मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ सब कुछ सिर्फ। तो ऑनलाइन के लिए जो मेरे टोटल एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो गई है बिजनेस में। क्यों? यू डोंट हैव टू ओन अ प्लेस, आपको कोई ऑडिटोरियम, कोई हॉल, कोई टेबल, कोई चेयर, कोई स्मार्ट बोर्ड, कुछ नहीं चाहिए। मेरी एसेट्स की इन्वेस्टमेंट क्या है, ईमानदारी से मैं अगर आपको बोलूँ तो यही 2-3 लैपटॉप्स है ना। बाकी टीम के भी अगर हम सिस्टम्स लगा लें कि टीम को जो हमने सिस्टम दिलाए हुए सब कुछ मिला के, मैं कहता हूँ सब कुछ मिला लूँ तो 20 लाख रुपए का एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि अब अदरवाइज तो हमारे को कोई एसेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे एसेट्स बहुत कम होते हैं, सेल उस हिसाब से बहुत हाई होती है। तो वी हैव अ वेरी हाई एसेट टर्नओवर रेशियो बिजनेस नाउ। अग्री? देखो वैसे यूजुअली मैं मानता हूं जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, उन सब की एसेट टर्नओवर रेशियो हाई रहती होगी ज्यादातर। क्यों? सर्विस प्रोवाइडर्स की, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा एसेट चाहिए नहीं होते। आपका एक सीए ऑफिस है, आपकी डॉक्टर की प्रैक्टिस है, आप लॉयर हो, भैया तुम्हारे पास क्या होगा, कितने एसेट होंगे? 10, 20, 30, 50 लाख के एसेट होंगे, और क्या होगा? अग्री और डिसअग्री? अग्री। बट आपकी सेल उससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, करोड़ों में सेल होगी, तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा होगी और एसेट बहुत कम होंगे, तो आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो यूजुअली हाई होगी। कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसकी एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। एग्जाम्पल दो कोई। मैं अगर आपसे दो, चलो एग्जाम्पल पूछता हूं, कोई ऐसे एग्जाम्पल दो जिनकी लो एसेट टर्नओवर रेशियो होती है, लो एसेट टर्नओवर रेशियो वाले एग्जाम्पल दो, और हाई एसेट टर्नओवर रेशियो वाले एग्जाम्पल दो। आप मुझे लो एसेट टर्नओवर और हाई एसेट टर्नओवर वाले रेशियो एग्जाम्पल दो, बताओ। मेरा सवाल समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? आप मुझे लो एसेट टर्नओवर और हाई एसेट टर्नओवर रेशियो के एग्जाम्पल दो, बताइए सब लोग बताओ। एक बच्चे ने बोला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग किस क्या होगा, लो या हाई? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लो एसेट टर्नओवर रेशियो का एग्जांपल होगा कार डीलरशिप। क्यों? अगर आपकी कार की डीलरशिप है, आपको पता है आपके पास हजारों गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मतलब लेकिन बिकती कम है, तो जो आपकी सेल है उससे कई गुना ज्यादा आपके पास एसेट हर वक्त पड़े रहते होंगे, तो आपकी लो एसेट टर्नओवर रेशियो होती होगी। और कोई शिप बिल्डिंग, आपको पता है शिप बिल्डिंग करने में कितना समय लगता है? आपको एक बात समझाऊं, पता है एक अच्छा शिप बनाने में, ठीक ठाक शिप बनाने में 5-5, 6-6 साल लगते हैं। तो आपकी सेल आएगी 6 साल बाद, 6 साल तक आपको सिर्फ एसेट्स को रखना है अपने पास, तो सोचो कितने एसेट्स लगते होंगे, है ना। अच्छा बताओ, एसेट टर्नओवर हाई किसकी होती है? एक तो आप मेरा ही नाम लिख दोगे, एजुकेशनल सर्विसेज, क्योंकि ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं होती, उस हिसाब से सेल ज़्यादा होती है हमेशा, है ना। ऐसे कोई भी सर्विस, सीए ऑफिस, जब आप अपनी सीए
सर्विसेज दोगे आप, जब अपना ऑफिस चलाओगे तो आपकी भी एसेट कम होंगे, सिर्फ आपकी सेल ज़्यादा होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपकी लो एसेट टर्नओवर होगी। एक बात और एग्जाम्पल दूं, एक बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है जितने छोटे बिजनेस होते हैं ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने छोटे बिजनेसेस होते हैं उनकी एसेट टर्नओवर रेशियो यूजुअली, ध्यान से सुनना, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनकी एसेट टर्नओवर रेशियो यूजुअली हाई रहती है, क्योंकि उनके एसेट्स कम होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, ये एक रेडी पे सामान बेचते हैं। रेडी समझते हो क्या होता है? कार्ट लगाकर, है ना। मान लो ये कोई चाट बेच रहा है, चाट, ठीक है, और ये हल्दीराम है। ये बहुत बड़ी दुकान लेके उन्होंने अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब ये भी चाट बेच रहा है, ये भी चाट बेच रहा है, बेच तो दोनों चाट रहे हैं। अब एग्जांपल लो, इसकी सेल है मान लो 2,000 रुपये एक दिन की, इसकी सेल है 2 लाख रुपए एक दिन की। आपको दोनों की सेल में तो अंतर दिख रहा है, लेकिन जो इसके एसेट है, इसके एसेट पूरी, मान लो रेडी वगैरह, अगर इसे 365 से इंटू कर दूं, इसे भी 365 से इंटू कर दूं, ठीक है जी, लेकिन इसके जो एसेट हैं, ये रेडी कितने की बनी होगी? 10,000 में सब कुछ बन गया होगा इसका। इसका पूरा तैयार बिजनेस हो गया होगा रेडी वाले का 10,000 में। अच्छा, 20 लग गए होंगे। अब ठीक है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने के आता होगा ये सब, बट आई थिंक कि उतना महंगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई पावर्ड व्हीकल तो है नहीं, राइट। अब यहाँ पे लेकिन इसने बड़ी बिजनेस के लिए ज़मीन ली होगी, बिल्डिंग बनाई होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होंगे, जनरेटर लगा रखा होगा, हज़ारों तरह की मशीनें लगा रखी होंगी, तो इसका जो एसेट होगा वो बहुत हाई होगा। मे बी 2 करोड़ के एसेट होंगे या 5 करोड़ के एसेट होंगे। मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? दोनों के एसेट बेस में फर्क होगा, तो इसीलिए इसकी हमेशा, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं ना, छोटे बिजनेसेस, उनकी एसेट टर्नओवर रेशियो यूजुअली हायर होती है, यूजुअली उनकी एसेट टर्नओवर रेशियो हायर होती है। वैसे मैं इस पर और डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करूंगा। आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया आपको एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होती है। जल्दी से मुझे बताइए। इस एग्जाम्पल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। यहां तक आई होप आपने कॉपी कर लिया है, ठीक है ना। एक नोट लिख लीजिए बस कि हायर एसेट टर्नओवर रेशियो इज कंसीडर्ड बेटर। हायर एसेट टर्नओवर रेशियो इज कंसीडर्ड बेटर, यानी आप उसे अच्छा मानते हैं अगर किसी की एसेट टर्नओवर रेशियो हायर होती है तो। क्या मेरी बातें क्लियर हैं आपको? अच्छा, मैं अब एक पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, एक कंसेप्ट लिखवाऊंगा, जिसके बाद आपको अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म आएगी, लेकिन मुझे आपको लिखवाते हुए नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं लिखवाऊंगा तो आप गलती करके गलती क्या मतलब, आप भूल जाओगे। आपको लगेगा सर आप ऐसे मजाक कर रहे हो हमारे साथ, इतनी छोटी बात हम कभी भूल सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, हाँ, मुझे संपूर्ण विश्वास है आप पे, इसीलिए मैं कोई चांस नहीं लूंगा। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7। थोड़ा अपना कुर्सी पकड़ के बैठिएगा, गिरिएगा नहीं जब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 7 कहता है बोथ साइड्स ऑफ अ बैलेंस शीट आर इक्वल। हाँ, मुझे आपको ये बात याद दिलानी पड़ रही है कि बेटा बैलेंस शीट की दोनों साइडें बराबर होती हैं। सर ऐसा आप हमें क्यों बता रहे हो? देखो बेटा, कभी कभी एक क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चन में ना वो जानबूझ के लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे देगा और एसेट टर्नओवर रेशियो दे देगा, और आप कहोगे सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है।
तो मैं आपको बोलूँगा बेटा इधर देख, लाइबिलिटी सारी पता है, आप कहोगे हाँ, तो मैं बोलूँगा बेटा जब सारी लाइबिलिटी को टोटल करेगा तो टोटल लाइबिलिटी आएगी। हाँ सर, टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। और टोटल लाइबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होती है, ये क्यों भूल जाते हो? तो आप टोटल लाइबिलिटी से टोटल एसेट निकाल लोगे, और जब टोटल एसेट मिल जाएंगे, टोटल एसेट को यहाँ वाले फॉर्मूला में रखकर एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई करके सेल निकल जाएगी और फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वरना क्वेश्चन ही छोड़ाएंगे बच्चे, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जामिनर बेटे ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि बहुत बारीक बात से क्वेश्चन चलता है। अब कहने को तो ये बात बड़ी आसान है कि सर सबको ही पता है बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं करता। एग्जाम में बैठकर वो छोटी सी बात क्लिक नहीं करती कि हाँ सर आपने बात तो ठीक ही कही है कि दोनों साइडें इक्वली होंगी, ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड, अगर हमें एसेट साइड पता है तो लाइबिलिटी साइड अपने आप निकल आएगी। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मुझे एसेट साइड पता है तो लाइबिलिटी निकल आएगी, लाइबिलिटी पता है तो एसेट निकल आएगी। बट एग्जाम में क्लिक नहीं होता। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। पहले ये कर लिया आपने, इतना नोट लिख दिया, शर्म आई इस नोट को लिखते हुए थोड़ी? आइए ज़रा मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आ जाएगी, नहीं तो अभी नहीं आई तो। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 सुनिए। अब देखो क्योंकि ना क्वेश्चन बड़े हैं तो ऑब्वियस बात है उसके सारे पार्ट अभी हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे करके जब मैं टॉपिक पढ़ाता रहूँगा सारे पार्ट्स कवर होते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 मैं अभी कंसेप्ट नंबर 6-7 जो लिखवाया उसके लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। सॉल्यूशन नंबर 19 देखिएगा ज़रा तेज स्पीड में। अ फर्म हैज़ अ सेल्स ऑफ 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 42 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 6 लाख एंड हैज़ अ डेट ऑफ 45 लाख, डेट ऑफ 45 लाख, 9% का ब्याज है, इक्विटी है 55 लाख की। तो बहुत सारी जानकारी उसने हमें दे दी। पहले इस जानकारी से हम उसकी इनकम स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं जो हमारे को रेडिली अवेलेबल हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में तो सर सेल हमें पहले ही पता है, अच्छी बात है, सेल पता है तो कहीं और लग जाएगा कंसेप्ट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, ठीक है, जल्दी जल्दी आप मुझे अमाउंट बताते जाइए, जल्दी जल्दी। सेल 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, सेल 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, यानी हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 33 लैक्स, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 6 लाख की है। फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख की है। तो अगर इसे माइनस कर लेते हो तो आपके पास EBIT आ जाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 27 लाख। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना होगा आपका? इंटरेस्ट होगा 45 लाख का 9%, 45 लाख का 9%, 4,05,000। तो आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। अर्निंग बिफोर टैक्स 22,95,000, ये हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये तो बच्चा भी कर लेगा, कोई भी सीधी सीधी स्टेटमेंट बनानी है, बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर, अब आगे पढ़िए। अच्छा, इक्विटी दे रखी है उसने आपको कि हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने के हैं। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इक्विटी पता है तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाकर अगर बैलेंस शीट बना लूँ और इक्विटी लिख दूँ कि इक्विटी 55 लाख की है हमारी और हमें 9% वाली डेट भी पता है 45 लाख की है, तो मुझे अपने टोटल लाइबिलिटी पता लग गई 1 करोड़ की। अगर टोटल लाइबिलिटी 1 करोड़ की है तो टोटल एसेट्स भी 1 करोड़ की होंगी। अग्री और डिसअग्री? अग्री और डिसअग्री। अब यही बात बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में कि मुझे लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन पता है तो लाइबिलिटी से मैं एसेट डिराइव कर सकता हूं, लाइबिलिटी से मैं एसेट डिराइव कर सकता हूं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज ROI।
वैसे मैंने अभी आपको ROI नहीं बताया है, इसलिए मैं इसे अभी होल्ड पर छोड़ रहा हूँ। 1-2 क्लासेस के बाद ROI समझा दूंगा। वैसे मैं एक काम करता हूँ, अगर आप कहो तो मैं ROI लिख दूँ, चाहे समझा बाद में दूँ, या चलो अगली क्लास में ही करा दूंगा। एक आध क्लास में जब ROI कराऊंगा याद रखेंगे कि ये पार्ट हमने होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है जी। अब अगला पार्ट है डज इट हैज़, ये भी इसके साथ होल्ड पे रखना पड़ेगा, ये भी इसी के साथ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों होल्ड पे छोड़ेंगे। थर्ड पार्ट पे आइए। इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो 3 नहीं है, इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशियो 3 है। यानी जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, बेटा हम एक फर्म है, जैसे मैं एक अकेले में एक फर्म हूं, बट मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं वो पूरी की पूरी एकेडमिक इंडस्ट्री है ना। हम एक फर्म है, हम सब लोग जो हम इकट्ठे टीम बन के आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें सारे जितने भी एकेडमिक का काम करने वाले लोग हैं सारे लोग आ जाएंगे। वैसे सोचो, मान लो मैं एक कंपनी हूँ मारुति, तो मैं एक फर्म हूँ, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सारी कंपनियां आ जाएंगी, Hyundai वगैरह सारी कंपनीज आ जाएंगी। ऑल राइट, सुनिए, इफ अ फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री द एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, तो आपको ये बताना है कि हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है या लो है। तो एक बात बताइए, सीधा थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि नीचे आ जाएंगे टोटल एसेट्स और ऊपर आ जाएगी सेल्स। ये फॉर्मूला होता है फॉर इस फर्म का नाम क्या है? फर्म बस। और अगर हम इसे कंपेयर करें इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर कितनी है? 3 टाइम्स। इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर है 3 टाइम्स, और हमारी फर्म की एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है? आप मुझे बताइए, हमारी फर्म की एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है? फर्म की एसेट्स सेल है 75 लाख और एसेट्स हैं 1 करोड़ के, तो हमारी रेशियो है 0.75 टाइम्स। यानी इस बात को समझिए कि फर्म की एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.75, जबकि इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर है 3 टाइम्स। तो बताओ हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो यानी फर्म की एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है या लो है? अनुज, हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो यानी फर्म की एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है या लो है? लो है। क्यों लो है? यानी बाकी लोग 1 रुपया लगा के 3 रुपए की सेल कर रहे हैं और हम 1 रुपया लगा के 0.75 की सेल कर रहे हैं। तो आपको अर्थ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी बाकी सब लोग 1 रुपया बिजनेस में लगाते हैं एसेट्स पे, तो 3 रुपए की सेल प्राप्त करते हैं, तभी तो रेशियो 3 आएगी। हम 1 रुपया एसेट में लगाते हैं तो 0.75 की सेल प्राप्त करते हैं, तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो लिखिए जरा इस बात को, द फर्म हैज लो एसेट टर्नओवर रेशियो because its asset turnover is only 0.7, which is very low as compared to industry। यानी अगर मैं इसे इंडस्ट्री से कंपेयर करूं, हैविंग 3, भाई इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है? 3। इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है? समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशियो 3 है, लेकिन हमारी एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, बहुत कम है। ये बात क्लियर हो गई आपको? बहुत ही बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कहता है व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ द फर्म। ये तो आसान है
बेटा मेरे पास इन पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है, तो बताइए, एकदम तेज स्पीड में कर लेते हैं, DOL DFL DCL तीनों निकाल लेते हैं। बताइए DOL कैसे आता है? DOL आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा? 33 lakhs अपॉन 27 lakhs, 1.222। DFL कितना आएगा? EBIT अपॉन EBT, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ना ही टैक्स वैक्स है। 27 लाख रुपए अपॉन EBT कितना था? 2295, 2295,000, 1.176। ठीक है। DCL कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT, यानी कि ये आ जाएगा 1.438। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चों को ना ऐसे लगता है कि सर एक बात बताओ, आप जब ये DCL निकालते हो तो मल्टीप्लाई करके भी तो निकाल सकते हो इन दोनों को। अब रुक जाओ, एक मिनट पेन रख दो और मेरी बात सुनो। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप मल्टीप्लाई करके भी तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आप कैलकुलेट क्यों करते हो बार बार? सही सवाल आ रहा है ना मन में? बट पता है क्या होता है, जब ये खुद ही डेसिमल में है ना, देख रहे हो ये टर्म्स खुद ही डेसिमल में है, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल का एरर इंक्रीज हो जाता है। ये लाइन दोबारा बोलो मेरे साथ साथ, ये लाइन सब बोलो, एक बारी बोलो कि अगर DOL DFL ऑलरेडी डेसिमल टर्म्स है, तो जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका एरर और इंक्रीज हो जाएगा, तो देयर आर चांसेस कि ये आंसर थोड़ा सा और हिल जाएगा, तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। इसीलिए जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डिराइव करूंगा खुद। अच्छा एक बात सुनो, अगर मान लो यहां लिखा होता 2.75 और यहां लिखा होता 4.2, बस इतना। अब देखो, अब ये दोनों एग्जैक्ट टर्म्स है, भले ही डेसिमल है बट टर्मिनेटिंग डेसिमल है, प्रॉपर टर्म्स है, तो ऐसे में मल्टीप्लाई करके निकालना पॉसिबल है, और ऐसे में मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। कितने बच्चों को समझ आया कि कब मल्टीप्लाई करना चाहिए, कब कैलकुलेट करना चाहिए? देखो जब जो ये टर्म्स हैं ये अच्छी टर्म्स है, रैशनल टर्म्स है, प्रॉपर टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई करो। पर अगर ये टर्म्स ही इरेशनल है, ये डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चले जा रहे हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब कुछ ऐसा है जिनसे भैया हमें पता है। अब देखो एक बार करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरा कैलकुलेटर पे, तो देखो कितना आ रहा है, 1.4370 आ रहा है क्या? एक बार इंटू करके देखो, फिर भी एक बच्चा कह रहा है। अब देख रहे हो 1.437 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, तो वैल्यू बिगड़ गई ना थोड़ी सी। ये तो अभी चांस की बात है कि कम बिगड़ी है, और भी बिगड़ सकती थी। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे सॉल्व करने पे 1.44 आ रहा होता या 1.45 आ रहा होता, मतलब बिल्कुल ही टर्म बिगड़ जाती। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि अगर ये दोनों डेसिमल टर्म्स हैं और वो भी इम्प्रॉपर है, मतलब फुल्ली खत्म नहीं हो रही टर्म्स, तो फिर ऐसे में आप कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, वरना आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई शिखा? सबको समझ आ गया? चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। आज मैंने इसके 2 ही पार्ट्स कराए हैं, बाकी के पार्ट कल की क्लास में कराऊंगा अभी मैं, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक आपको बताने हैं कल की क्लास में, और उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना? अभी मैं से यूजुअली आधा क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, बट अभी क्योंकि कंसेप्ट नहीं पढ़े तो मैं ज़बरदस्ती करके करा भी दूंगा तो समझ कम आएगा, फ़ायदा नहीं होगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू रश विद एनीथिंग। ठीक है जी? ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, 21, 18 और 15 के 2 पार्ट्स। बस आज इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ, और नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना? आप वैसे चाहो तो ये भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 अगर चाहो तो कर सकते हो,
बट वो भी नहीं, चलो मत करो, अभी 5 मत करो, डोंट स्ट्रेस। एक आध क्लास में ना टॉपिक को और मैच्योर होने दो, उसके बाद फिर खूब सारा होमवर्क दे सकूंगा, उसके पहले नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। कल की क्लास के बाद होपफुली मैं अच्छा होमवर्क, मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद अच्छा होमवर्क दे पाऊंगा। इतना कर लीजिएगा, ठीक है जी। टेक केयर।